हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम 10 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि हर बच्चा जो कि 2026 की यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी जो शुरू कर रहा है उसे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए अब एक प्रोग्रेस ट्रैकर हमने बनाया है एंड आई एम शोइंग यू द प्रोग्रेस ट्रैकर राइट नाउ। कि ये प्रोग्रेस ट्रैकर का एक बेसिक सा रीज़न यही है कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर मिल जाता है एंड अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसका फ्रंट पेज आपको दिखाऊँ तो आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड माइक्रो टॉपिक्स यहाँ पर दिख जाती है। ठीक है, कि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे टॉप पे दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट देने के बाद यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं, देन माइक्रो टॉपिक्स आ जाते हैं। सो जो कि अब कांस्टेंट रहने वाले हैं हर एग्जाम में, राइट। तो हर एग्जाम में आज कि 2026 27 में भी यूपीएससी में आपको ये हेल्प कर सकता है, साथ में आप अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं, टिक मार्क भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज का करंट अफेयर जो हमारा है, दैट इज नमीबिया सेज विल रोल आउट यूपीआई आफ्टर मोदी प्रेसिडेंट होल्ड स्टॉक। ठीक है, तो नमीबिया गए हुए थे प्रधानमंत्री, तो अब उसके बाद क्या इसका बेसिक सा एक रीजन है, इसके पीछे का यही आइडिया है कि यूपीआई को अब वो रोल आउट कर रहे हैं ना, यूपीआई के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि एनपीसीआई देखती है यूपीआई, तो उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ यहाँ पर हो गया है। तो नमीबिया के तौर पे अगर हम देखें तो उसकी जियोपॉलिटिकली क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, है ना। सो अब नमीबिया कहाँ पे पोजीशनड है, अफ्रीकन नेशंस हैं, अफ्रीकन नेशन में कहाँ पे यहाँ पे पोजीशनड है, तो किसको काउंटर करने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं, इंडिया प्रेजेंस अपनी कहाँ बढ़ाना चाहता है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे आपको एक फॉलोअप सा बनाना पड़ेगा। देन अब अगर हम बात करें यूपीआई की, तो वो अब नेक्स्ट ईयर से वो रोल आउट होना शुरू हो जाएगा नमीबिया में। बट उसके अलावा मीटिंग क्या क्या हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी, कि बायलेटरल कोऑपरेशन जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जनरली डिस्कस किया गया। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी जो कि खुद से प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान था, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन की है। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि नमीबिया जो है अब बायोफ्यूल्स अलायंस का भी एक पार्ट बन चुका है एंड CDRI फ्रेमवर्क का भी पार्ट बन चुका है। CDRI क्या है यहाँ पर, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जो अब आप कह सकते हो कि उसको मिटिगेट करने का एक तरीका या एक प्रोसेस जो इंडिया ने ले डाउन किया है, उसका पार्ट भी यहाँ पर नमीबिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड नमीबिया ने इंडिया के लिए क्या किया था, चीताज भी भेजे थे। ठीक है, चीता प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है। देन क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि नमीबिया सर्व्स एज अ स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन फॉर इंडिया टू बी विजिबल इन द ग्लोबल साउथ। देन पैसिफिक ओशन इज द वाटर बॉडी वाटर बॉडी दैट बॉर्डर्स नमीबिया थ्रू, यहाँ पे वर्ड आप काट दीजिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। स्ट्रेटेजिक पोजीशन कैसे, अब हम मैप देखते हैं। यहाँ पे नमीबिया आपको दिख रहा है, साउथ अफ्रीका दिख रहा है ना। तो अब हमने ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढने की बात की थी जब हमें पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वो केप ऑफ गुड होप के थ्रू जाएगी। केप ऑफ गुड होप समवेयर है, यहाँ पे लाई आउट करता है। तो अब उसी के काउंटर के तौर पर आप देख सकते हो कि नमीबिया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, कौन से, एटलांटिक ओशन के अंदर, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है। इंडिया एक तरह से इंटरकनेक्टिविटी की भी उन्होंने यहाँ पे बात की, डिफेंस टेक्नोलॉजी को, स्ट्रैटेजी को लेकर भी डिस्कशन किए होंगे। सो उसी के ऊपर यहाँ पे बिल्डअप कर सकते हैं। देन इन स्पेस गिव्स नॉट टू स्टारलिंक टू लॉन्च सर्विसेज इन इंडिया। तो अब इन स्पेस क्या है, एक रेगुलेटर है जो लाइसेंस ग्रांट करता है डिजिटल सर्विसेज को, जिसमें स्पेसिफिकली हमारी इंटरनेट सर्विसेज आती हैं उसको लेकर। सो अब स्टारलिंक को अप्रूवल मिल गई है, लाइसेंस मिल गया, एंड इट इज द थर्ड कंपनी आफ्टर दैट इज कि हमारी यूटिलास्ट OneWeb एंड जियो सैटेलाइट के कम्युनिकेशंस के बाद तीसरी कंपनी स्टारलिंक बनती है जिनको ये एक्सेस मिला है, लाइसेंस मिला है। सो बेसिकली 5 साल का ये टाइप है। ठीक है, तो वो स्टारलिंक 1 बोला जा रहा है, स्टारलिंक जनरेशन 1 लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी या लॉन्च की गई है, तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर वो एग्जिस्ट करती है। 5 साल के लिए वो वैलिड रहेगी, या जो हमारे पास स्टारलिंक जो 1 है, जनरेशन 1 है, जब तक उसकी लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, लाइफ या तो 5 साल का टाइम पीरियड या फिर उसकी जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि लाइफ स्पैन है। ठीक है, उन दोनों में से जो भी चीज़ पहले यहाँ पर होती है, यानी कि 5 साल अगर खत्म होते हैं तो ये लाइसेंस 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिन्यू करने के लिए अब बोला जाएगा या नहीं किया जाएगा वो अलग की बात है। बट अब यहाँ पर 5 साल का टाइम पीरियड या फिर जनरेशन 1 जो स्टारलिंक है, जो सैटेलाइट है, अगर उसका लाइफ स्पैन 5 साल से पहले हुआ तो जो भी अर्लियर प्रोसेस है उस टाइम तक ये ऑपरेशनल रहेगा इंडिया के अंदर। ठीक है, सो अब ये क्या है, एक ग्लोबल कॉन्स्टलेशन है स्टारलिंक, जो अब विद 4408 सैटेलाइट्स जो कि ऑर्बिट कर रही है अर्थ को एट एन ऑल्टीट्यूड जो कि अब कितना है, 540 से 570 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस है अप्रोक्सीमेटली। एंड ये कितना डेटा प्रोवाइड कर सकता है, 600 Gbps, दैट इज 600
600 GB पर सेकेंड इन इंडिया एज वेल, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। तो अब क्या कर रहे हैं, वो खुद से अब टाई अप करना चाहता है स्टारलिंक भारतीय एयरटेल के साथ एज वेल एज जियो के साथ, जो कि 70% ऑफ द इंडियन मार्केट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट फैसिलिटीज एक्वायर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टारलिंक इज पोजिशन्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट्स। स्टारलिंक्स हाइट वेरीज फ्रॉम 550 to 570 kilometers in height approximately. Then it is the second company in India to secure license after Jio. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑलरेडी तीनों की तीनों मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट बनती है, 540 से 570 के बीच में है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लो अर्थ ऑर्बिट्स है, बट सेकंड कंपनी नहीं है, ये थर्ड कंपनी है, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंगली इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। देन राजस्थान, 2 इंडियन एयरफोर्स पायलट्स किल्ड इन जैगुआर जेट क्रैश थर्ड सिंस मार्च। तो अब इसके अंदर हम क्या चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करेंगे? हम सिर्फ जैगुआर के बारे में जानेंगे, हमें क्रैश टेस्ट या क्या ये सब क्रैश हुआ नहीं उससे इतना मतलब नहीं होता है, ठीक है। सो हम जैगुआर के बारे में जानेंगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटर जेट्स हैं हमारी एयरफोर्स की इन्वेंट्री के अंदर, जो कि एंग्लो फ्रेंच ओरिजिन के हैं, एंड इट इज अ ट्विन इंजन सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के अर्थ के अंदर पेनिट्रेट करके भी आप कह सकते हो कि स्ट्राइक कर सकता है। एंड मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है? 1350 है। सो ये कमीशन कब किए गए थे? 1979 के अंदर 14 स्क्वाड्रन के अंदर, ठीक है। अब अंबाला एयरबेस में ये स्टेशन थे, बट अभी के अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि 6 ऑपरेशन स्क्वाड्रन जो हैं इस जैगुआर को यूज कर रही हैं, एंड इसकी अपग्रेडेशन की यहाँ पे बात की जा रही थी, बट ड्यू टू हाई कॉस्ट अपग्रेडेशन के अंदर इसको अभी इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया है। सो इससे जुड़ा सवाल देखते हैं कि जैगुआर्स आर जर्मन मेड फाइटर एयरक्राफ्ट। जैगुआर्स हैव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 1350 किलोमीटर्स पर आवर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही बनता है इसका। जर्मन मेड नहीं है, हमने देखा कि अभी भी एंग्लो फ्रेंच है, इंडियन एज वेल एज फ्रेंच मेड, दोनों की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मिक्सचर है हमारे पास, तो जर्मन तो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 1350 किलोमीटर्स पर आवर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, इनफ्लोज इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स राइज 24% इन जून, SIPs हिट अ रिकॉर्ड हाई। सो हमने लास्ट अभी जब जून में डिस्कशन की थी तो हमने मई की बात की थी, क्योंकि ऑल टाइम लो है, सिप्स के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। सो ओवरऑल आपको इसके अंदर जानने की क्या जरूरत है कि सिप्स क्या होती हैं, ठीक है, इक्विटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, म्यूचुअल फंड्स, जो कि आप ओवरऑल यहाँ पर मार्केट्स का जब चैप्टर पढ़ते हो ना अपने इको का, उसके अंदर सारी चीजें ऊपर ऊपर से टच जरूर करते हो, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इसका एक बेसिक सा मीनिंग यहाँ पर क्या निकलता है कि रीअश्योरेंस है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट के अंदर, प्राइमरीली क्योंकि ब्रॉड बेस्ड मार्केट गेन्स उनको मिल रहे हैं, इंक्लूडिंगली सर्ज यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, स्ट्रॉन्गर रैलीज इन मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस, ठीक है। सो मार्केट की पोजीशन बेटर हो रही है, जो वॉलेटिलिटी एग्जिस्ट करती थी वो कम होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सो उससे जुड़ा यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अ हाई इनफ्लो ऑफ मनी इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा मीन्स more money in the market, high purchasing power of people, volatility in the market, distrust of investors in the market, high savings. Which of the statements above is correct? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 ही बनेगा। उसके पीछे का रीजन देखते हैं, मनी मार्केट के अंदर ज्यादा है तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, हाई परचेजिंग पावर है तभी तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं है, मतलब नहीं है तभी तो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन हो जाता है। डिस्ट्रस्ट अगर होगा मार्केट के अंदर तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? हाई सेविंग्स अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर सा आइडिया क्या होता है हमारा इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंजम्पशन प्लस इनकम, ठीक है, कंजम्पशन प्लस इनकम प्लस सेविंग वाला आइडिया होता है हमारे पास, ठीक है। सॉरी, इनकम यहाँ पे आती है हमारे पास, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ठीक है। कि अगर सेविंग्स यहाँ पर, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो है वो अकॉर्डिंगली छोड़ देते हैं, कंजम्पशन जितनी होती है प्लस सेविंग कितनी होती है, अगर सेविंग की हमारी रेट बढ़ जाती है, क्योंकि कंजम्पशन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर जोड़कर देखेंगे, ठीक है, सेविंग अगर हमारी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली तो हमारी कंजम्पशन जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। इनकम अगर हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं तो अकॉर्डिंगली अगर हमारी सेविंग कम होनी शुरू हो जाती है तो हमारी कंजम्पशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो मतलब हाई सेविंग्स वाला पॉइंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। हम सेव नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो एक तरह से हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या, हमारा वो एक प्रॉपर आप कह सकते हो मार्केट के तौर पे एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए कि हमें रिटर्न इन द फ्यूचर मिले, तो अभी के लिए हमने इन्वेस्ट करी है, उसको कंज्यूम किया है ताकि इन द फ्यूचर हमें वो रिटर्न दे, है ना। तो एक तरह से कंजम्पशन के अंडर इसको हम मार्केट मान के चलेंगे, है ना। सो अकॉर्डिंगली फिफ्थ जो है हमारा ये भी इनकरेक्ट बनता है पॉइंट, तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इज पाम ऑयल बैड फॉर हेल्थ? अब क्या है यहाँ पर एक ना आपको सिंपल सी 2-3 चीजें बताई गई हैं एंड बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पर
जो मार्क की गई हैं इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। ऑयल्स के अंदर 3 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जिनमें से एक बुरा होता है, 2 गुड होते हैं, ठीक है। अब अच्छा वाला या बैड वाला पहले हम देख लेते हैं, उसको SFA दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है MUFA, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तीसरा आता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, PUFA, SUFA, SFA एंड MUFA, ठीक है। MUFA, PUFA, देन ये है हमारे गुड, देन हमारे पास आते हैं SFA सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि होते हैं हमारे पास बैड। तो इन बैड जो सैचुरेटेड फैट्स है ना ऑयल के अंदर जो रहते हैं, सो बेसिक्स आइडिया इनका यही है कि रूम टेम्परेचर पे ही कितने टाइम पे आप कह सकते हो सॉलिड रह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन रेट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आप कहोगे कि सैचुरेटेड ये फैट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ज़्यादा, उतना ज़्यादा वो बैड होगा आपके लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली अब SFA की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, एंड लाइपोप्रोटीन्स जो कि इंक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन की इन द बॉडी, एंड फाइनली अब डिक्रीज हो जाती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी एंड एनहांस करते हैं टेंडेंसी टू फॉर्म क्लॉट्स एंड डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट जो फैट्स जो रिमेन्स इन सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट at room temperature include palm oil, coconut oil, ghee, butter and lard that are high in saturated fatty acids, ठीक है। सो अब ये सारे के सारे फैटी एसिड्स में ज्यादा है, तो SFA के अंदर कंटेंट ज्यादा होगा, तो पाम ऑयल के केस में भी अगर हम देख रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है टू कंज्यूम, राइट। वेयर एज अगर हम PUFA की बात करते हैं या आप कह सकते हो MUFA की बात करते हैं, तो सबसे कम किसके अंदर है, ये SFA सबसे ज्यादा कम किसके अंदर है, सनफ्लावर, सैफलावर एंड मस्टर्ड ऑयल्स के अंदर सबसे कम SFA कंटेंट होता है, ठीक है। सो अब लेस देन 10 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑयल, सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको कंजम्पशन रखनी चाहिए। तो एक मेजर सी बात यहाँ पे आपको ये बताई गई थी। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड जो है वो हाइड्रोजन ऑफ लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स के साथ यहाँ पर हाइड्रोजनेशन की जाती है, मतलब यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी हाइड्रोजनेशन होती है, मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं, हाइड्रोजन उसके अंदर इन्फ्यूज की जाती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू सच ऑयल्स, ताकि वो उसको एक सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दे एंड शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ा दे। सो बेसिक सा आइडिया इज कि हमारे पास जो ये ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, ये हाइड्रोजन को इन्फ्यूज करके इनटू द वेजिटेबल ऑयल्स रखा जाता है, ताकि वो उनकी जो शेल्फ लाइफ है, जो लाइफ स्पैन है उनका, वो बढ़ सके। तो इसकी कंजम्पशन के केस में भी आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, ठीक है, कि शेल्फ लाइफ जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर बढ़ भी रही है, तो अब पाम ऑयल के केस में भी यही चीज कंसिस्टेंटली आती रही है सामने, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, तो कंजम्पशन रेट उसका ज्यादा हो गया, ठीक है, बट वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। TFA जो है वो रिस्क डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ठीक है, ये सब दे सकता है, ब्लड प्रेशर दे सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये दे सकता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, अब ICMR की कुछ गाइडलाइंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अब 20 से 50 ग्राम्स के बीच में ना हर एक व्यक्ति जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी कंजम्पशन होनी चाहिए। बट जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो 20 से 30 ग्राम्स ऑफ ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने एक फैट रिक्वायरमेंट फ्रॉम नट्स एंड एवरीथिंग, फेनिग्रिक सीड्स, ये सब चीजों से आप पूरी कर सकते हो, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करना बीच में, बट टोटली रिलाई मत करना इन ऑयल्स के ऊपर। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि जो ऑयल आपने एक बार यूज कर लिया है उसको दोबारा से रीहीट मत करना, चाहे वो PUFA या MUFA कैटेगरी का ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि एक बार हीट हो गया है हाई टेम्परेचर से, उसका आप कह सकते हो कि केमिकल जो रिएक्शन की वजह से, या आप कह सकते हो मल्टीपल जो हमारी ऑक्सीजनेशन वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर ही हम उसको बर्न कर रहे हैं ना, कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं उस ऑयल को, सो अकॉर्डिंगली इसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। तो जो PUFA है या MUFA है वो SFA के कंटेंट में हाई हो जाता है। तो अगर आपको यूज भी करना है या रीयूज भी करना है उस ऑयल को, तो लो हीट कुकिंग के लिए कर सकते हो, बट रिपीटेडली 1 या 2 बार से ज्यादा उसको यूज मत करना, ठीक है। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो अब मेरे दिमाग में जब ये न्यूज पढ़ रही है ना, यही चीज आ रही थी कि वो समोसे वाले अंकल जो तलते रहते हैं ना डेली समोसा, उसी सेम तेल के अंदर, वो कितना ज्यादा हानिकारक बॉडी के लिए हो सकता है। सो अब सवाल यही है, सैचुरेटेड फैटी एसिड इज बैड फैटी एसिड? हायर कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन लीड टू लो लाइपोप्रोटीन इन द बॉडी। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बैड फैटी एसिड है। देन हाई कंजम्पशन जो है उससे क्या होगा, लो लाइपोप्रोटीन होगा, जिससे क्लॉट फॉर्मेशन जो है बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन
गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक्स प्रोक्योरमेंट ऑफ MALE क्लास ड्रोन्स। तो MALE क्लास ड्रोन्स के अंदर उन्होंने क्या कहा है, बेसिकली ये ड्रोन्स जो होते हैं ये अब सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस के लिए नहीं होते, ये डिफेंस के लिए भी इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। सो अब इसको क्या बोला जाता है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ठीक है। एंड वो प्रोक्योर करना चाहते हैं किससे, लोकल मैन्युफैक्चरर्स से ही, ठीक है। कुछ उन्होंने कंडीशंस यहाँ पर बताई हैं जो कि फुलफिल अगर कोई करे, प्राइवेट डिफेंस के सेक्टर में अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है, वो पूरा करना चाहती है, तो दे कैन वेरी वेल टेक अप द टेंडर्स, है ना, जो कि रिलीज किए जाएंगे। तो 20,000 करोड़ इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिए हैं, जो कि अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव के अंडर इंक्लूडेड होंगे। सो अब ये जो ड्रोन्स हैं इनका डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वो इंटरेस्ट एक तरह से प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो अब उन्होंने क्या बोला है, हमें सर्टन लिमिटेशंस चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए कि एटलीस्ट 30 घंटे दैट इज 30 आवर्स की इसके अंदर बैटरी बैकअप होना चाहिए एंड 35,000 फीट पे भी ये उड़ना चाहिए, ठीक है। सो अब आप लॉन्ग डिस्टेंस से भी इसको उड़ा सके, वो चीज़ की कैपेबिलिटीज़ के अंदर होनी चाहिए। एंड 60% ये इंडिजीनियस यानी कि इंडिया मेड होना चाहिए। एंड कैपेबिलिटीज़ में इसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ फॉर ऑल द 3 सर्विसेज मस्ट बी इंक्लूडेड, है ना, कि तीनों सर्विसेज के किसी ना किसी तरीके से काम आए अगर इसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब सर्वेलेंस एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर होनी चाहिए। देन सवाल यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल दैट इज MALE क्लास ड्रोन टू बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। 30 आवर्स बैकअप, हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस, 70% इंडिजिनियसली मेड एंड प्राइवेट इंडस्ट्री प्रोडक्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है, क्योंकि 60% हमें पता है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत है, मिनिमम एटलीस्ट होना ही चाहिए, नॉट 70। देन सेंटर इज येट टू डिसाइड ऑन अपडेटिंग NPR अलोंग विद द सेंसस 2025। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है अभी वो इंक्लूड होगा हमारे सेंसस में कि नहीं होगा, वो अभी इसके ऊपर डिसाइड जो है वो नहीं किया गया है। तो आप इसके न्यूज़ के तहत जो है बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपको NPR के बारे में पता होना चाहिए कि कब शुरू हुआ था एंड किस एक्ट के तहत हमारा ये इंक्लूड होता है, हमारे सिटीजन जो है अकॉर्डिंगली हमारे सेंसस के डेटा के अंदर इसको इनकलकेट सबसे पहले कब किया गया था, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री दी गई है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस बेसिकली NPR के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट तब होती है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। NPR वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द ईयर 2012। NPR considers 6 months as the time period for a person to be considered as a normal resident. So which of the statements above is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि NPR जो पहली बार इंक्लूड किया गया था, प्रिपेयर किया गया था इन द ईयर ऑफ 2010 एंड नॉट 2012, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री आपसे डिस्कस कर देती ना पहले, आपको इसका आंसर पता लग जाता, ठीक है। NPR जो है अब वो 6 महीने कोई भी व्यक्ति एक जगह पे रहा हो या उसकी विलिंगनेस है अगर शो होती है किसी भी तरीके से कि वो अगले 6 महीने तक यहीं रहने वाला है, ठीक है, सो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया की तरह कंसिडर करेंगे विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। एंड फॉरेनर्स का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, इंडियन यहाँ पे लोगों की बात करें, क्योंकि रेजिडेंट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो एक तरह से रजिस्टर है उस चीज़ का ये, ठीक है, कि अब कौन सा व्यक्ति कहाँ पे, अब स्पेशल हाउस होल्ड स्पेसिफिक एक डायरी हम मेंटेन करके चल रहे हैं, है ना, कि जिसकी अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और इसके ऊपर आप डेवलप कर सकते हैं टाइम एंड अगेन कि क्या क्या ये यूजेजेस इसकी रही हैं, क्या रीजन था इसको अब इनकलकेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। देन लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग कैन टच 3.5 बिलियन बाय 2030। अब इसके मेजर पीछे का रास्ता क्या है, ऑल्टरनेटिव्स की हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब लिथियम आयन बैटरी जो है उसकी यूजेज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारी ईवीज़ की प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन या रिक्वायरमेंट या कंजम्पशंस दोनों की दोनों ही बढ़ गई हैं। एंड हमारे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अब ईवीज़ या लिथियम आयन बैटरीज के अंदर ज़्यादातर भी यूज़ हो रहे हैं। तो अब सरकार ने यही चीज़ बोली है कि क्यों ना हम इन लिथियम आयन बैटरीज को रिसाइकल करें एंड एटलीस्ट जो हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स इनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम क्यों ना उसको निकालें। इससे हमारा कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही, हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कुछ तो सप्लाई हम खुद से ही दे पाएंगे इंटरनली एंड कुछ पैसा उसमें भी बचेगा। सो उसी के ऊपर यहाँ पे सिक्योर सप्लाई चेन्स के लिए एक मिनिमम ये एफर्ट जो है ईवीज को लेकर या हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर जो जो चीज़ें भी इंक्लूड हो रही हैं चिप्स की प्रोसेसिंग के लिए एंड एवरीथिंग, उसको ताकि फुलफिल किया जा सके जब तक एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं आ जाता। क्योंकि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि चाइना
ने जो वॉइड क्रिएट किया है उसको फुलफिल करने के लिए बाकी सारी नेशंस भी, जिससे अगर इंडिया चाहता भी है इंपोर्ट करना, वो भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अब ऑल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे तरीके से एंड आप कह सकते हो कि रीयूज करके अगर चीज़ों को निकल रहे हैं तो वो और बेटर होगा। देन सवाल यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द लिथियम आयन बैटरी? हाई डेंसिटी, लॉन्ग लाइफ साइकिल, टेम्परेचर सेंसिटिविटी एंड हैवीनेस या हैवी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नॉट अ फीचर। हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी की वजह से ही इसको हम प्रोसेसिंग में ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा डेंस मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है। तो अब क्या होगा, प्रोसेसिंग इसके तौर पे आप कह सकते हो थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। लाइफ साइकिल इसकी लंबी है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पुरानी बैटरीज हम एसिड वाली यूज़ किया करते थे, तभी हम इसके ऊपर स्विच हुए हैं। एंड टेम्परेचर के तौर पर देखें तो एक तरह से इसका बैकड्रॉप है कि जल्दी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है लिथियम आयन बैटरी, बट लॉन्ग लास्टिंग रहती है। टेम्परेचर वेरिएशन यानी कि कोल्ड टेम्परेचर्स में जाते जाते जो ड्रॉप है जल्दी होना शुरू होती है। हैवीनेस नहीं, बल्कि लाइट है, लाइट है तभी तो यूजेज में आई। हैवी बैटरीज को उठाकर लेकर जाना पोर्टेबिलिटी के तौर पे या मोबिलिटी के तौर पे अगर हम देखें, वो पॉसिबल नहीं होता था, जो कि अब लिथियम आयन बैटरीज ने यहाँ पर करके दिखाया है। तभी आप देख रहे होंगे कि पुराने फ़ोन जो बनते थे वो थोड़े से हैवी होते थे एज कम्पेयर टू हमारे जो अब नए वाले फ़ोन है वो थोड़े से लाइट वेट हैं, थोड़े क्या काफ़ी लाइट वेट यहाँ पर हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका बनता है। देन स्पेन लिफ्ट्स लॉकडाउन फॉर थाउजेंड्स एज फॉरेस्ट फायर सबसाइड्स। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बस फॉरेस्ट फायर क्या होती है एंड कहाँ पे लगी है स्पेन के अंदर। ठीक है, पॉल्स इन स्पेन कैटलोनिया रीजन के अंदर ये 3 दिन से फॉरेस्ट फायर जो है वो चल रही थी, उसको अब टेम कर लिया गया है, वो बंद हो गई है, ख़त्म हो गई है। ठीक है, सो अब ये प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर आपको कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि स्पेन के केस में ना कुछ और चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि जब हमारे जो नेटो रीजन्स हैं या नेटो नेशंस हैं, ठीक है, शायद मैं फैक्ट वो मे भी मिस आउट कर गई हूँ या मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नेटो नेशंस में जब यूएस ने ये चीज़ बोली कि 5% ऑफ द जीडीपी आपको लगाना ही पड़ेगा अपना कंट्री का फॉर डिफेंस पर्पसेस, ठीक है, बट उस टाइम पे नेटो नेशंस मान भी गए, कुछ टाइम बाद दे एग्रीड टू इट। उस टाइम पे सिर्फ इकलौता ऐसा स्पेन था जिन्होंने ये चीज़ बोली कि हम इस चीज़ से कंप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है एक तो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, प्लस हमारा जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेन के ऊपर, हमें उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस जो हमारे यूरोपियन यूनियन ने कार्बन क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात की थी, उसके लिए भी स्पेन ने एग्री किया है, बट उसका प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या होगा उसके ऊपर अभी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बट स्पेन जो है अभी क्या चाहता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया जा सके। क्यों? क्योंकि वो हीट वेव्स वाली जो सिचुएशन इस बार स्पेन में देखी गई वो सबसे ज़्यादा भयंकर थी इन द प्रीवियस ईयर्स जो पहले देखने को मिलती थी, है ना। तो वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर या क्लाइमेट एक्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं। सो अभी पूरी की पूरी स्टोरी उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, कौन से एरिया में हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, सो अब स्पेन का ही मैप का हम सवाल ले लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर स्पेन। ठीक है, बैलियारिक सी, बे ऑफ बिस्के, अल्बोरन सी एंड पैसिफिक ओशन, कौन सा इसको बॉर्डर नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पैसिफिक ओशन। देख लेते हैं मैप में, आपका बे ऑफ बिस्के यहाँ आ गया। ठीक है, देन हमारे पास था बैलियारिक सी। जब हम बैलियारिक सी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज हेयर बैलियारिक सी आपकी। ठीक, थर्ड हमारा ऑप्शन था ऑलबोरन सी। ऑलबोरन सी ना यहाँ पे कहीं लाई करती है, ऑलबोरन सी। ठीक है, इस एरिया को मार्क कर लीजिए आपकी, अल्बोरन सी है जो मेडिटेरेनियन का ही यहाँ पे पार्ट है। ठीक है, बट पैसिफिक ओशन नहीं है, अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा, पैसिफिक ओशन जो है वो लाई नहीं करता अराउंड स्पेन। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा और जूम इन करेंगे तो आपको ये गल्फ ऑफ लियोन भी दिखेगा। गल्फ ऑफ लियोन भी फ्रांस और स्पेन के बीच में है, यहाँ पे गल्फ है ना। तो आपको ये पहली बात तो स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस प्रॉपर, गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट गल्फ्स के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, स्ट्रेट्स के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप बिल्डअप कर सकते हैं मैप के लिए। दो वर्ल्ड ज्योग्राफी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, बट ये प्लेसेस इन न्यूज़ की तरह ना आपसे पूछा जा सकता है कहीं से भी
कि नहीं अभी रिसेंटली कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुई है तो अब वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो कहाँ पे है, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली आपसे सवाल पूछ सकते हैं। यूपीएससी बोलेगा कि कौन सा वॉल्केनो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछ लेगा, जस्ट बिकॉज ये कंटेम्प्रेरी या करंट इश्यूज का पार्ट बन जाता है। सो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा हर एक चीज को लेकर। देन इंडियाज ग्लोबल साउथ आउटरीच, गिव एंड टेक, अ डेलिकेट बैलेंस, ये आपका होमवर्क है, मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दे दिया, क्योंकि आप चैट जीपीटी यूज कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे जिनका कमेंट्स आ रहा था उनको लग रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट वो चैट जीपीटी वाला वर्जन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पॉइंटर्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि आप मेहनत खुद से करोगे नहीं जब तक आपको पता नहीं लगेगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि आईएनएस निस्तार जो है वो फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड सपोर्ट वेसल है, डाइविंग सपोर्ट वेसल है, एंड रेस्क्यू पर्पसेस के लिए यूज हो रही है। एक ये न्यूज आपको बतानी थी, ठीक है। सो अब इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, आप इसको चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज, आपको कोई भी डाउट होता तो हमें कॉल भी कर सकते हो 1800-890-3043, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं cp.class@gmail.com। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।